Assalamualaikum everyone. I am Isa Khan Jadoon from Isa Khan Design and Drawing Center. I hope you all are doing well. आज के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के मेजर सब डिसिप्लिन्स के बारे में तफसील से बताने जा रहा हूं। अब सिविल इंजीनियरिंग एक वास्ट फील्ड है और इसी तनासिब से इसके अंदर बहुत सी मेजर सब डिसिप्लिन्स भी काम करती हैं जिन्हें हम स्पेशलाइजेशन इन सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सब डिसिप्लिन क्या काम करती है और कैसे काम करती है और दौरे हाजिर में किस सब डिसिप्लिन का, सिविल इंजीनियरिंग की किस फील्ड का इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट डिमांड है और वो क्यों है। हमें बैचलर्स के बाद कौन सी फील्ड का इंतखाब करना चाहिए। सो व्यूअर्स, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, लिस्ट में मेरे पास सबसे पहली जो सब डिसिप्लिन है वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन इसकी और तफसील की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो चीजें यहाँ पे मैं लिस्ट वाइज आपसे डिटेल में आप शेयर करूंगा उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये मैंने मार्केट डिमांड वाइज या इनके स्कोप वाइज या इनके अपॉर्चुनिटीज वाइज मैंने इन्हें यहाँ पे लिस्ट आउट की, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मैंने जस्ट एक नंबर वाइज आप लोगों से किया और इस बहस की और इस पर मैं आखिर में जाके डिबेट करूंगा कि किस फील्ड का स्कोप क्या है और हमें कौन सी का इंतखाब करना चाहिए। सो व्यूअर्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, दिस ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग encompasses the structural analysis and design of structures. It is the key responsibility of structural engineer to analyze and design structures that will safely bear and resist the stress, forces and loads. जी हाँ व्यूअर्स, अब एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो काम होता है वो किसी भी स्ट्रक्चरल को एनालिसिस करना, उसके डिजाइन करना और बाद में उसकी जाए कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन करवाना किसी बिल्डिंग की या किसी स्ट्रक्चर की ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम नहीं होता। उसकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्ट्रक्चर का एनालिसिस करे और उसका डिजाइन बनाए। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर की अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊं तो वो उसका जो मेन फोकस होता है वो बिल्डिंग की सेफ्टी पर होता है। जी हाँ व्यूअर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ किसी भी बिल्डिंग की सेफ्टी के जो मेजर्स होते हैं उनकी तरफ उनका फोकस होता है और उसकी जो काविश होती है, उसकी कोशिश होती है कि स्ट्रक्चर का डिजाइन इस तरह से किया जाए कि अर्थक्वेक जैसी आफात को हमारा स्ट्रक्चर इजीली लोड, इजीली बियर कर सके, इजीली रेजिस्ट कर सके। सो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर बाद में बन के आएगा वो स्ट्रेसेस को, वो फोर्सेस को, वो लोड्स को इजीली बर्दाश्त कर सके बिना हमारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हुए। जी हाँ व्यूअर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का और कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये इसकी डोमेन ये है कि स्ट्रक्चर को डिजाइन यूजिंग सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स को वो इस तरह से डिजाइन करे कि जो हमारा स्ट्रक्चर बनने के बाद हर तरह की फोर्सेस को, हर तरह के लोड्स को, हर तरह के वजन को, हर तरह की आफात को आसानी से अपने अंदर जज्ब कर सके और बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनमें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उसकी बहुत ज्यादा उसका माइंड वहां पे यूज हुआ होता है। सो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की एक सिविल इंजीनियरिंग में खास मकाम है जब हमारे पास फोर्सेस और सेफ्टी वगैरह के मेजरमेंट्स को जब हम मद्देनजर रखते हैं। सो व्यूअर्स, ये तो हमारी लिस्ट में पहली थी स्ट्रक्चरल इंजीनियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी फील्ड है और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो व्यूअर्स, लिस्ट में जो मेरे पास आज की सेकंड सब डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग की वो है जियोटेक इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सो व्यूअर्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। In geotech engineering, the engineer studies soil foundations and bearing capacities of soil. The engineer will study the behavior of earth materials and how they will affect a structure that is to be constructed. Viewers, geotech engineer का किसी भी स्ट्रक्चर में लाइक स्ट्रक्चरल इंजीनियर इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है, इनकी भी एक बहुत बड़ी इनकी भी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास खड़ा होता है उनमें जो सबसे पहले जो सफ़े अव्वल में हमारे पास खड़े होते हैं वो जियोटेक इंजीनियर ही होते हैं। व्यूअर्स, जियोटेक इंजीनियर के बिना हमारा स्ट्रक्चर का खड़ा होना नामुमकिन है। जी हाँ व्यूअर्स, क्योंकि
हर घर की एक बुनियाद होती है, हर बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, और जो फाउंडेशंस पर जो हमारे पास लोग काम करते हैं, फाउंडेशंस को जो लोग डिजाइन करते हैं, फाउंडेशंस को जो लोग स्टडी करते हैं, सॉइल के बिहेवियर्स को, सॉइल के मटेरियल्स को जो लोग स्टडी करके सजेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर बिल्डिंग बननी है कि नहीं बननी, इस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, जो लोग इस चीज पे काम करते हैं वो होते हैं हमारे पास जियो टेक्निकल इंजीनियर्स। अब जियो टेक्निकल इंजीनियर्स के बिना तो स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं हो सकता। हमें बताएगा कौन कि इस सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, हम जिस मिट्टी पर घर बनाना चाह रहे हैं, जो बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हैं, आखिर उस मिट्टी के जरात में इतनी कैपेसिटी है, इतनी बेयरिंग कैपेसिटी है कि वो उस बिल्डिंग को अपने ऊपर खड़ा कर सके या नहीं कर सके। उस मिट्टी में आखिर इतनी ताकत है कि वो इतने लोड को बर्दाश्त कर सके, अपने अंदर एब्जॉर्ब और जज्ब कर सके या ना कर सके। सो इन तमाम चीजों की स्टडी जो हमारे पास करता है वो होता है जियो टेक्निकल इंजीनियर करता है, और फिर हमें जाके बाद में बताता है कि वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करके और उसका एनालिसिस करके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर बियरिंग कैपेसिटी। फिर हमें जाके बताता है कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग जो आप खड़ी करना चाह रहे हैं, 10 मंजिला इमारत, 20 मंजिला इमारत, 50 मंजिला इमारत, इस मिट्टी में इतनी कैपेसिटी है कि आया वो इस लोड को अपने पर बर्दाश्त भी कर सकेगा या नहीं। ये एक रोल होता है जियो टेक इंजीनियर का, और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि जो बिल्डिंग हमारे पास खड़ी होनी है वो सजेस्ट ही हमारे पास जियो टेक इंजीनियर करेगा कि जिस जगह आप खड़ी कर रहे हैं कि भाई इसमें तो इतनी बियरिंग कैपेसिटी नहीं कि ये बिल्डिंग को अपने ऊपर खड़ा कर सके। सो ये इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इनकी एक सोसाइटी में नीड है, इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस, अपनी एक इज्जत है। सो व्यूअर्स, ये तो हमारे लिस्ट में थी सेकंड सब डिसिप्लिन जियो टेक इंजीनियर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और इसकी आपने इंपॉर्टेंस भी और इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके आपने काम भी देख लिए, सुन लिए। सो लिस्ट में देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सी सब्जेक्ट। सो व्यूअर्स, लिस्ट में जो मेरे पास थर्ड सिविल इंजीनियरिंग की सब डिसिप्लिन है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। देखते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियर का क्या काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो कैसे कैसे काम करते हैं और हमारी सोसाइटी को सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस सिविल इंजीनियरिंग टाइप इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिजाइंस, pollutions and their resolutions, and sewage management. Environmental engineers focuses solely upon the crisis of pollutants. Viewers, आज के दौरे हाजिर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे हमारी पूरी की पूरी दुनिया जिस चीज को फेस कर रही है और मुश्किलात का सामना है, वो है पोल्यूशन। जी हाँ व्यूअर्स, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इवन के सांस तक लेना भी मुश्किल हो गया है। गुंजानाबाद जो हमारे पास, गुंजान जो शहर है हमारे पास, अपने पाकिस्तान की बात ही कर ली जाए तो वहां पर जीना महाल हो गया है। सो इस टाइम में दौरे हाजिर में हमें ऐसे डिजाइन्स की, हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स की बेहद जरूरत है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। जी हाँ, हमारे एनवायरमेंट को किसी किस्म का वो नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है व्यूअर्स, अब सेम अगर हम मैकेनिकल सेक्शन की बात कर लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात कर लें, वहां भी हमारे पास इंजीनियर्स हर साल क्लेम कर रहे होते हैं, प्रोटोटाइप हमें वो शो कर रहे होते हैं कि भाई हमने ये गाड़ी बना ली, ऐसी गाड़ी बना ली, इसका ऐसा डिजाइन दे दिया कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। अब रिसेंटली हाँ आपने देखा होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, मतलब फ्यूल वाला सिस्टम सारा उन्होंने क्लोज ही कर दिया। सो ये चीजें होती हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सो सेम इन सिविल इंजीनियरिंग हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की फील्ड है। आज के इस 2021 में अगर इनकी इतनी डिमांड है तो आगे जाके इनकी डिमांड दुगनी चुगनी होती जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन रुकने वाली चीज नहीं है, इसे रोका जाए तो रुकेगी, अदरवाइज ये खुद नहीं रुकेगी। सो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर्स को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करता है। मेनली इसका जो फोकस होता है वो सेवेज सिस्टम पर होता है, निकासी आप का जो हमारे पास निजाम है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन भी एक बड़ी चीज है। वाटर पोल्यूशन तो है जो हमारे समंदर में हमारी जो है, हमारी जो वहां पे जो मखलूक है, समुद्री मखलूक जो है, उसे इससे नुकसान होता है। सो इन चीजों को, सेवेज का जो निजाम है, इसे बेहतर करने के लिए हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियर्स मौजूद हैं, और उनका जो मेन फोकस रहा है शुरू से लेकर अब तक और अब से लेकर आखिर तक, उनका यही फोकस रहेगा कि बिल्डिंग्स को इस तरह से डिजाइन कर दिया जाए कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स हो, किसी किस्म का हमारी एनवायरमेंट को वो नुकसान ना पहुंचाएं, पोल्यूशन को कम करें ना कि पोल्यूशन को ज्यादा करें। तो अपने आप में ये एक
मेजर सब फील्ड है और इसकी डिमांड वक्त के साथ साथ व्यूअर्स ज्यादा होती जाएगी। अब जो से पहले जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका स्ट्रक्चरल और जियोटेक इंजीनियर, वो तो हर एक स्ट्रक्चर के लिए एक जरूरी है, वो तो उन्होंने साथ साथ चलना है। लेकिन जो इसकी जो जरूरत है हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की, ये वक्त के साथ साथ ज्यादा होती जाएगी। थैंक यू। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि लिस्ट में हमारे पास चौथी व्यूअर्स लिस्ट में जो फोर्थ मेरे पास सब डिसिप्लिन है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। जी हाँ व्यूअर्स, वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो खुद का शौक है, जो खुद का मेरा इंटरेस्ट है, वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। अब मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है और मेरा बेहद शौक है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को स्टडी करने का। अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स हमारे पास क्या काम करते हैं और हमारी सोसाइटी को और हमारी पूरी वर्ल्ड को कैसे सर्व कर रहे हैं। जी देखते हैं। Civil engineers that specialize in transportation engineering will work with the planning, construction and management of transportation facilities. They design and implement the infrastructure that deals with transportation in order to provide a safe, comfortable mode of transport. Viewers, पूरी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द, हमारे शहर में, हमारी कंट्री में और पूरी वर्ल्ड में जितने भी आप डैम्स देख रहे हैं, जितने भी आप हाईवेज देख रहे हैं, जितने भी आप मोटरवेज देख रहे हैं, जितने भी आप एयरपोर्ट्स के जो रनवेज हैं वो देख रहे हैं, जितने भी आप रेलवेज के रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, वो इन तमाम अहबाब के कारनामे हैं, वो है ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स हमारे पास बनाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है व्यूअर्स, बहुत ही ज्यादा। और हमारे पास जो सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसे हम ओशियन इंजीनियरिंग कहते हैं, ओशियन इंजीनियरिंग, वो भी ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स हमारे पास होते हैं। व्यूअर्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पर जितनी डिबेट कर ली जाए उतनी ही कम है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा फास्ट फील्ड है, ये अपने अंदर एक फील्ड है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की एक अपनी अलग दुनिया है। हमारे पास जितने भी मोटरवेज डिजाइन होते हैं, कंस्ट्रक्शन उनकी होती है, उनकी मेंटेनेंस, हाईवेज की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, हमारे पास एयरपोर्ट के रनवेज की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, और 21st सेंचुरी के जो हमारे पास मॉडर्न एयरवेज रनवेज हमारे पास डिजाइन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके अलावा जो रेलवे ट्रैक्स हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, सी पोर्ट्स हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, हर जगह ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं। और इनका जो मेन फोकस होता है कि किस तरह से हमें एक सेफ एंड कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे दिया जाए। अब अपने ही पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हमारे पास मोटरवेज का जाल बिछ के, और आप खुद अंदाजा लगा लें कि अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ जर्नी कितना इजी हो गया है और कितना ज्यादा सेफ एंड कंफर्टेबल हो गया है। सो ये हमारे पास, ये तमाम जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं, ये इन अकेलों का काम होता है कि कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया जाए। मेनली हमारे हाईवेज, हमारे मोटरवेज, हमारे एयरवेज, हमारे रेलवे ट्रैक्स, हमारे ओशियंस के जो सी पोर्ट्स बन रहे होते हैं, तो ये तमाम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हमारे पास काम कर रही होती है। ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मेनली हमारे पास 3 सब फील्ड्स आती हैं। इसके अंदर भी 3 सब फील्ड्स हैं जो बड़ी बड़ी हैं। उनमें सबसे जो फर्स्ट वन आती है वो है हाईवे इंजीनियरिंग। जो इंजीनियर हमारे पास हाईवे डिजाइन करते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, या मोटरवे इंजीनियरिंग कह लें। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है रेलवे इंजीनियरिंग, जो रेलवे ट्रैक्स हमारे पास डिजाइन होकर कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, जो रेलवे का पूरा जाल बिछ रहा होता है, वो भी हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स ही होते हैं। और थर्ड वन हमारे पास आती है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। जी हाँ, जो कि हमारे पास रनवे कंस्ट्रक्ट और डिजाइन हो रहे होते हैं 21st सेंचुरी को मद्देनजर रखते हुए। जो हमारे इंजीनियर डिजाइन करते हैं वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ही होते हैं। और एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि वीडियो के स्टार्ट में, फोर्थ लिस्ट के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये अपने अंदर एक बड़ी फील्ड है, अपने अंदर एक मेजर फील्ड है, इसकी अपनी दुनिया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। और इसी चीज को, क्योंकि इसकी डिमांड वक्त के साथ साथ हमें ज्यादा है, बढ़ती जाएगी, बढ़ रही भी है, सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की जो कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, जो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने बाकायदगी से बैचलर्स इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, BS इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जो 4 साल प्रोग्राम है। जैसे कि हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का BS है 4 इयर्स का। वैसे तो ये एक मास्टर्स की, इसकी स्पेशलाइजेशन की फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग की, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, जो कि 2 साल की है। लेकिन इसकी जरूरत, इसकी डिमांड, और ये जामिया फील्ड है, वास्ट फील्ड है। सो इसकी जरूरत को महसूस करते हुए जो हमारे पास लाहौर की जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, UET लाहौर, जो NED कराची, इन 2 यूनिवर्सिटीज ने बाकायदा बैचलर्स इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स का प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाया है, जो कि 4 साल प्रोग्राम है। सो व्यूअर्स, ये तो थी इनकी इंपॉर्टेंस। और इनकी इंपॉर्टेंस पर मैं कह रहा हूँ कि जितनी डिबेट कर ली जाए उतनी ही कम है।
ये बहुत बड़ी एक फील्ड है, बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है, और वक्त की इसे बहुत ज्यादा जरूरत है। आने वाले वक्त में भी जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें भी इनकी बहुत जरूरत है, और मौजूदा दौरे हाजिर में भी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब व्यूअर्स देखते हैं कि व्यूअर्स लिस्ट में जो हमारे पास फिफ्थ वन फील्ड जो हमारे पास सब डिसिप्लिन जो आ रहा है वो एक वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के नाम से एक हमारे पास 5वें नंबर पे लिस्ट आ रही है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। सो व्यूअर्स देखते हैं कि वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स हमारे पास कैसे काम करते हैं। These engineers, water resource engineer I mean to say, deals with the design and construction of hydraulic structures. These includes dams, canals and water distribution system. जी हाँ व्यूअर्स, वाटर रिसोर्स इंजीनियर जो हमारे पास होते हैं इनका जो मेनली फोकस होता है ये कहाँ पे काम करते हैं। व्यूअर्स आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं तो जितने भी हमारे पास पानी में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, अंडर वाटर जितनी हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, हाइड्रोलिक्स का मतलब वाटर, हाइड्रो से निकला हुआ है वाटर, जितनी भी पानी के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही है वो तमाम की तमाम कंस्ट्रक्शन हमारे पास वाटर रिसोर्स इंजीनियर कर रहा है। ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, एक अंडर सिविल इंजीनियरिंग 2 इयर्स का प्रोग्राम है ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का। उसमें हमें ये स्टडी करवाया जाता है कि कैसे आप लोगों ने स्पेशली डैम्स की कंस्ट्रक्शन, अब डैम इंजीनियरिंग एक वास्ट फील्ड है। डैम इंजीनियरिंग कौन लोग करते हैं, डैम्स जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि एक वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, पानी का स्ट्रक्चर है, बाद में उसमें हाई प्रेशर से पानी आना है, ये वाटर रिसोर्स इंजीनियर काम करता है। और इसके अलावा जो हमारे पास कैनाल्स बन रही होती हैं, कैनाल का जो पूरा हमारे पास सिस्टम है वो भी हमारे पास वाटर रिसोर्स इंजीनियर ही कर रहे हैं। अब ये ऑल इन ऑल एक बहुत बड़ी एक वास्ट फील्ड है ये वाटर रिसोर्स इंजीनियर। लेकिन फिर मैं आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन है, डैम इंजीनियरिंग जो है उसमें अकेला वाटर रिसोर्स इंजीनियर काम नहीं कर रहा होता, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी काम कर रहा होता है। अब डैम का स्ट्रक्चर कोई एक घर की बात तो है नहीं कि छोटा मोटा, नहीं, डैम का स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है हमारे पास। उसमें अगर 40% स्ट्रक्चरल इंजीनियर का भी काम होता है, बाकी 60% वाटर रिसोर्स का काम होता है, क्योंकि डैम्स की वंस अगेन स्ट्रक्चरल इंजीनियर का मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इन्होंने स्टेबिलिटी को देखना होता है, ठीक है, इन्होंने किसी भी स्ट्रक्चर की सेफ्टी को मद्देनजर रखना होता है। तो ऐसा ना हो कि डैम अपने फंक्शनल होने से पहले ही उसका सारा स्ट्रक्चर फेल हो जाए, जैसे अपने हमारे पाकिस्तान में हुआ भी है। पिशावर में हमारे पास जो वर्सक डैम है वो हमारे फंक्शनल होने से पहले ही फुली क्रैक्ड हो गया था, उसका जो स्ट्रक्चर वो फेल हो गया था, सारी कंक्रीट में क्रैक्स आ गए थे। अब वो एक अलग डिबेट है क्या क्या रीजंस थी, क्या क्या हुआ था, लेकिन ऑल इन ऑल बात यह है कि वाटर रिसोर्स इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर मिलकर काम कर रहे होते हैं डैम्स की इंजीनियरिंग में, डैम्स की कंस्ट्रक्शन में, उनकी डिजाइनिंग में। लेकिन जो मेनली फोकस होता है, जो नाम आता है बाद में, वो हमारे पास वाटर रिसोर्स इंजीनियर का आता है। सो इसकी हम इससे हम आउट नहीं कर सकते अपनी सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन से, क्योंकि इनकी एक डिमांड है, इनका एक रोल है हमारी सोसाइटी को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। सो हमारे पास 5वीं लिस्ट वाटर रिसोर्स इंजीनियर की। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी मेजर सब डिसिप्लिन आती है और वो कैसे काम। सो लिस्ट में जो हमारे पास 6 नंबर की जो फील्ड है वो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। सो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पर डिबेट स्टार्ट करते हैं, जरा एक्सप्लेन करते हैं इसे। दिस स्टडी they means earthquake engineers. Earthquake engineer studies the seismic forces and earthquake resistant structures in regions that are known for seismic activities. Engineers must design and construct structures based on how they will react when an earthquake occurs. जी हाँ व्यूअर्स, अर्थक्वेक इंजीनियर्स का हमारे पास जो काम होता है वो हमारी बिल्डिंग्स को क्वेक प्रूफ बनाना होता है, ख्वाह वो हमारे हाईवेज हो, मोटरवेज हो, हमारे घर हो या और बिल्डिंग्स हो, स्काई स्क्रैपर्स हो, टॉल बिल्डिंग्स हो, कुछ भी हो, जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें क्वेक प्रूफ बनाना एक अर्थक्वेक इंजीनियर्स का काम होता है। अब अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी फास्ट फील्ड है। हमारे अपने कंट्री में भी अर्थक्वेक रिसर्च सेंटर्स हैं जहां पे रोजाना की बुनियाद पे रिसर्च हो रही होती है कि स्ट्रक्चर्स को कैसे हम बेहतर अंदाज से उन्हें क्वेक प्रूफ बना सकते हैं। अब क्योंकि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग अब किसी स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए इसके लिए हमें इकोनॉमी की ज्यादा जरूरत पड़ती है,
ये एक्सपेंसिव होता है। किसी बिल्डिंग को क्वेक प्रूफ बनाना, किसी हाईवे को क्वेक प्रूफ बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो हमें रिसर्च की जरूरत है। हमारे पास रिसर्च सेंटर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट जो हमारे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हमारे पास अर्थक्वेक रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं, जहाँ पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम अपनी बिल्डिंग्स के लिए इस तरह का सिस्टम ले आए कि हम आम आदमी भी अपने घर को क्वेक प्रूफ बना सके। हमारे पास अपनी यूवीटी पेशावर में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो पेशावर की है, वहां पर भी हमारे पास अर्थक्वेक रिसर्च सेंटर है। वहां पे हमारे पास शेक टेबल होती है, ठीक है व्यूअर्स, जहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बना के उसका मॉड्यूल सा बना के शेक टेबल पर रखते हैं और फिर उस पर अर्थक्वेक लाते हैं कि ताकि हमें पता चल सके कि इस स्ट्रक्चर में कितनी कैपेबिलिटी है। और अर्थक्वेक का जो इंजीनियर्स का जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि बिल्डिंग पहले वो तो रिसर्च करते हैं, ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक, और फिर उन्हें शेक टेबल पे लाके देखते हैं कि भाई इसमें बिल्डिंग में क्रैक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो अर्थक्वेक इंजीनियर हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वास्ट फील्ड है। और स्पेशली जहां जो बात लिखी हुई है रीजन्स दैट आर नोन फॉर सेismic एक्टिविटीज, वो कौन से रीजन्स हैं? जापान। जापान हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है जहां पे हमारे पास आए रोज कुदरती हम जैसे कहते हैं कि आफात वो नाजिल हो रही होती हैं। अब वहां के जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जापान में, ऑलमोस्ट 90% से अबव जो आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, चाहे वो स्मॉल स्केल की कंस्ट्रक्शन है या वो लार्ज स्केल की कंस्ट्रक्शन है, वहाँ आपको जितने स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ऑलमोस्ट वो क्वेक प्रूफ मिलेंगे। या वो हमारे पास हाईवेज हैं, हमारे पास डैम्स हैं, मोटरवेज हैं, घर हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, जितने भी हैं हमारे पास वो हमारे पास हमें क्वेक प्रूफ ही मिलेंगे। अब ये फील्ड कुछ खास पुरानी नहीं है, ये अभी अभी जनरेट हुई हमारे पास, स्पेशली 2005 के अर्थक्वेक के बाद। उसके बाद इंजीनियर्स को शऊर आया है, लोगों को शऊर आया है कि हम अपनी बिल्डिंग्स को इस तरह से डिजाइन करें, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें, अपने मोटरवेज को, अपने हाईवेज को, अपने घरों को, स्काई स्क्रैपर्स को, टॉल बिल्डिंग्स को, कि अर्थक्वेक आने के बाद भी वो अपनी जगह पर स्टेबल खड़ी रहें, उनमें किसी भी किस्म की मूवमेंट ना हो। सो इस चीज का ख्याल रखते हुए हमारे पास अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जैसी फील्ड ने एक जन्म लिया और आज तक वो काम कर रही है और करती रहेगी। और वक्त के साथ साथ अर्थक्वेक इंजीनियर्स की डिमांड भी लाइक अदर फील्ड्स, लाइक स्ट्रक्चरल, लाइक जियोटेक, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इनकी भी डिमांड बढ़ती रहेगी। थैंक यू व्यूअर्स। अब ये तो था हमारे पास 6 नंबर की लिस्ट। 7वें पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो व्यूअर्स, लिस्ट में जो हमारे पास 7वें नंबर की जो फील्ड है, जो लास्ट फील्ड है, वो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। सो व्यूअर्स, लिस्ट में जो हमारे पास 7वें नंबर की और आज की जो लास्ट हमारे पास सब डिसिप्लिन है वो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसका पूरा नाम इस सब फील्ड का है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। दिस सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच डील्स विद द प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर। अब व्यूअर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स हमारे पास क्या करते हैं? अब ये एक बहुत कॉमन फील्ड है और मैं आपको एक बात बता दूं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के जो लोग ग्रेजुएट्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, जियोटेक के साथ भी काम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल के साथ भी काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये एक बहुत भी फास्ट फील्ड है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का जो काम क्या होता है, अब ये चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं व्यूअर्स, टाइम टू टाइम ये चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है और मेरे पास ड्राइंग्स की ढेर मारी हुई लिस्ट है और जो मेरे अंडर जितने भी वर्कर्स हैं उनसे तमाम चीजों को मैनेज करना, उनसे काम लेना, ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का काम होता है। एक्चुअली में ये चीजों को मैनेज कर रहा होता है, ये डेली की डेली हमारे पास वर्किंग ड्राइंग्स उन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है कि भाई आज की डेट में आपने ये वाली जो है ये आपने काम करना है, न इससे कम न इससे ज्यादा। अगले दिन चीजों को मैनेज कर रहा होता है, कौन सी चीज को पहले करना है, कौन सी चीज को बाद में करना है, पहले कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है या पहले बीम कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, स्लैब कब कंस्ट्रक्ट करनी है, फर्श कब डालना है, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें ये जो हमारे पास मैनेजमेंट का जो बंदा होता है ये वो कर रहा होता है और ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंजीनियर काम कर रहा होता है, ठीक है। एक्चुअली में इसका काम चीजों को मैनेज करना और चीजों को मेंटेन रखना, ठीक है जी। साइट के जी विजिट कर रहा होता है, साइट पे जाके चीजों को मटेरियल्स की टेस्टिंग कर रहा होता है, मुख्तलिफ डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है और ये चीज को क्वालिटी एश्योरेंस का इनका काम होता है कि ये देखते हैं कि जो मटेरियल हमारे पास यूज हो रहा है वो क्वालिटी मटेरियल है या नहीं। तो इन तमाम चीजों को मैनेज करना ऑल इन ऑल ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का काम होता है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो फील्ड का उनमें यही काम होता है कि वो चीजों को एक कंस्ट्रक्शन को मैनेज करे, टाइम टू टाइम उन्हें मैनेज इस बात के साथ साथ करे। अब ये तो हमारे पास था एक तमाम मेजर सब डिसिप्लिन।
सिविल इंजीनियरिंग की। अब एक डिबेट करते हैं कि किस फील्ड का स्कोप ज्यादा है। अब देखें व्यूअर्स, स्कोप सभी का इक्वल है। जी हाँ, स्कोप तमाम की तमाम का इक्वल है। आप कभी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप इन्वायरमेंटल वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप जियोटेक तो नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। ओके, आप मैनेजमेंट वालों को नेग्लेक्ट कभी नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक सर्वेयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो स्कोप सबका सेम है, काम सभी में ज्यादा है, लेकिन बात आती है इंटरेस्ट की, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। अब ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेरा खुद का जो इंटरेस्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। सो मेरे माइंड में ट्रांसपोर्ट बैठा हुआ है, मेरे नजदीक शायद उसका स्कोप ज्यादा हो, आपके नजदीक शायद स्ट्रक्चर का ज्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज नहीं होती कि भाई किस चीज का स्कोप ज्यादा है, इंटरेस्ट देखना पड़ता है। आपका जिसमें शौक है, आपका जिसमें लगाव है, आप उसमें जाइए, काम उसी में भी ज्यादा है। हो सकता है पहले वाले से काम इसमें ज्यादा हो सकता है स्ट्रक्चर का काम ज्यादा हो ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, क्योंकि जो जहां ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर काम कर रहा होता है वहां स्ट्रक्चर साथ खड़ा होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम वहां पे, अब अगर खुदा न ख्वास्ता स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाता है, अब ट्रांसपोर्ट इंजीनियर का काम क्या है, हाईवे को कंस्ट्रक्ट करना, उसने हाईवे कंस्ट्रक्ट कर ली, स्ट्रक्चर खुदा न ख्वास्ता फेल हो गया है, लेकिन सवाल स्ट्रक्चरल इंजीनियर से होगा। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल लग तो यही रहा है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर का स्कोप ज्यादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हर फील्ड का अपना स्कोप है, हर फील्ड ही अपने डोमेन में किंग है, बादशाह है। जो आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, और सेम ही जब आप मार्केट डिमांड के लिए, मार्केट डिमांड भी ज्यादा है। अब आप ये तो नहीं हो सकता कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली आपको नहीं चाहिए, क्यों नहीं, हमें पोल्यूशन से जान छुड़ानी है। ठीक है, तो हर चीज का अपना स्कोप है, हर चीज की मार्केट डिमांड ज्यादा है। अगेन आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना शौक देखना है, और फिर ही ग्रेजुएशन बैचलर्स के बाद अपनी फील्ड को चूज करना है। सो व्यूअर्स, ये तो था आज का लेक्चर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली इसे जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल ईसा खान डिजाइन एंड ड्राइंग सेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का वेट करने के लिए वेट कीजिएगा। बहुत मजे मजे का स्टफ में इंशाल्लाह इस चैनल पर लाऊंगा, और बेल आइकन को काइंडली जरूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब करना वंस अगेन मत भूलिएगा। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।